नमस्ते मित्रों, मैं सुरेश राव मैया पाठशाला के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा कि आज आप लोगों के पास में मैसेज आ चुका होगा कि आधुनिक भारत का इतिहास पढ़ रहे हैं अपन, और आधुनिक भारत के इतिहास के अंतर्गत 1857 की क्रांति पढ़ेंगे। देखिए, जो आरएस और पीएसआई के अकॉर्डिंग जो मेजर टॉपिक है पहले वो ले लेते हैं अपन। बड़े बड़े जो टॉपिक है जो हमेशा परीक्षा उपयोगी रहे हैं, जहाँ से हमेशा एग्जाम के अंदर सवाल पूछे जाते हैं, तो उन टॉपिक को पहले कर रहे हैं। कुछ जो तथ्य है वो पेंडिंग रह गए थे, उनको अपन बाद में अध्ययन कर लेंगे। तो ये जो कक्षा है वो स्कूल व्याख्याता के लिए भी उतनी ही इंपॉर्टेंट है जितनी आरएस और पीएसआई के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जितने भी विद्वान लाइव जुड़ रहे हैं वो एक बार अपनी उपस्थिति दर्ज करवा दीजिए कि ऑडियो वीडियो बिल्कुल क्लियर आ रहा है या नहीं आ रहा है। 1857 की क्रांति पढ़ेंगे मित्रों, और निश्चित रूप से यहाँ से आपके एग्जाम के अंदर दो सवाल है वो लगभग पूछे जाते हैं। दो सवाल तो कई बार एग्जाम के अंदर जनरली पूछे गए हैं। ठीक है, तो 1857 की क्रांति पढ़ेंगे। और सबसे पहले कि इस 1857 की क्रांति हुई थी, इसके पीछे कारण कौन से थे, क्योंकि कोई ना कोई क्रांति हो रही थी, इसके पीछे कोई ना कोई कारण जरूर होता है मित्रों। तो कारण कौन कौन से थे, उन कारणों को अपन प्रत्येक कारण को अलग अलग रूप में पढ़ेंगे डिटेल से। उसके साथ साथ में क्रांति से पहले क्या अंग्रेजों के खिलाफ कोई विद्रोह हुआ था क्या, तो उन विद्रोह के बारे में भी थोड़ा बहुत नोट कर लेंगे। उसके साथ साथ में जी सुमन जी, ऑडियो का इश्यू आ रहा है, एक बार बाकी लोग भी कंफर्म कीजिए कि और बाकी लोगों के साथ भी यही इश्यू हो रहा है क्या, ऑडियो वीडियो क्लियर है या नहीं है, कंफर्म कर दीजिए मित्रों। मैं कक्षा स्टार्ट करता हूं। देखिए, 1857 की क्रांति पढ़ेंगे अपन, तो निश्चित रूप से ये जो क्रांति है वो लगभग अंग्रेजों के 1757 में प्लासी में ब्रिटिश साम्राज्य की नींव रखी गई थी, और उसके बाद में 1764 में बक्सर का युद्ध हुआ था। बक्सर के युद्ध के साथ ही कह सकते हैं कि भारत में ब्रिटिश साम्राज्य की नींव रख दी गई थी। ब्रिटिश साम्राज्य की स्थापना के साथ जी, ऑडियो नहीं आ रहा है, एक बार मैं कंफर्म कर लेता हूं। तो देखो, ऑडियो प्रॉब्लम आ रही है, आवाज नहीं आ रही है, कहाँ इश्यू है, कंफर्म करो। सभी के ये इशू आ रहा है। देखिए जी, नमस्ते सुशीला जी, स्वागत है आप सभी का। हेमंदर जी, अब कंफर्म कीजिए, देखें ऑडियो आ रहा है क्या, ऑडियो वीडियो क्लियर आ रहा है क्या, अब कंफर्म कीजिए। देखिए, ऑल इज वेल वाली स्थिति है क्या, ऑडियो वीडियो क्लियर आ रहा है क्या, आवाज नहीं आ रही है, नहीं आ रही है, नहीं आ रही है। सुमन जी भी कह रहे हैं नहीं आ रही है, गोपी जी कह रहे हैं नहीं आ रही है। भाई सभी के ये इश्यू आ रहा है, नहीं आ रही है, नहीं आ रही है। चलिए, 1857 की क्रांति पढ़ेंगे। अब क्रांति के अंदर अपन कौन कौन से पक्ष पढ़ेंगे, तो सीधी सी बात है कि सबसे पहले अपन क्या पढ़ेंगे, 1857 की क्रांति के कारण। जो 1857 की क्रांति हो रही है उसके कारण कौन कौन से मित्रों, 1857 की क्रांति के कारण पढ़ेंगे अपन। अब कारण कौन कौन से हैं, इन सारे कारणों को अपन डिटेल से भी पढ़ेंगे। पहले एक बार इनको मेंशन कर लेते हैं कि 1857 की क्रांति हो रही है, इसके पीछे कौन कौन से कारण थे। तो सबसे पहला जो अपन कारण लेते हैं वो राजनीतिक कारण थे। राजनीतिक कारणों के बाद अगर अपन लेते हैं तो फिर अपन ले सकते हैं कि धार्मिक और सामाजिक कारण। धार्मिक के साथ साथ में अपन ले सकते हैं सामाजिक कारण, धार्मिक और सामाजिक कारण ले सकते हैं। इसके साथ साथ में अपन 1857 की क्रांति पढ़ रहे हैं तो यहां पर अपन सैन्य कारण भी ले सकते हैं। सैन्य कारण ये भी 1857 की क्रांति के कारणों में इंक्लूड होगा। उसके बाद में देखा जाए तो चौथा कारण अपन ले सकते हैं आर्थिक कारण। आर्थिक कारण ये भी इसी के अंतर्गत आएगा। और उसके बाद में पांचवा जो बड़ा कारण लेंगे वो ले लेंगे अपन तात्कालिक कारण। 1857 की क्रांति हो रही है, इसका तात्कालिक कारण कौन सा था, तात्कालिक कारण।
तो ये मोटा मोटी वो कारण है जो 1857 की क्रांति के रहते मित्रों। जी गुड इवनिंग विकास जी, स्वागत है। हाँ कट को दबा दियो जी। साइंस की क्लास हो गई है विकास जी, ये हिस्ट्री की क्लास है। और हाँ विकास जी हरसोर से स्वागत है आपका, हरसोर से स्वागत है। हाँ राजनीतिक कारण पढ़ेंगे, धार्मिक और सामाजिक कारण पढ़ेंगे। हाँ अच्छा आप ये कह रहे हो कि हाँ बिल्कुल, वहाँ मैं साइंस एज ए साइंस पढ़ाता था, है ना, साइंस मेरा सब्जेक्ट रहा है। बाकी इतिहास से रुचि है, इतिहास में रुचि रही है, तो निश्चित रूप से हिस्ट्री है वो मेरा सब्जेक्ट रहा है। राजनीतिक कारण, धार्मिक और सामाजिक कारण, सैन्य कारण, आर्थिक कारण और तात्कालिक कारण, ये वो कारण है जिनके बारे में अपन अध्ययन करेंगे। फिर प्रश्न ये बनता है कि क्या 1857 की क्रांति हुई है उससे पहले भी अंग्रेजों के खिलाफ कहीं कोई विद्रोह हुए क्या? तो बिल्कुल हुए थे मित्रों। ऐसे विद्रोह की शुरुआत तो कहां से हो जाती है? बक्सर के युद्ध से ही हो जाती है। कहा जाता है कि जब बक्सर का युद्ध हो रहा था तो उस समय लॉर्ड डलहौजी के खिलाफ कुछ भारतीय सैनिकों ने, लॉर्ड डलहौजी के खिलाफ कुछ भारतीय सैनिकों ने विद्रोह करने की तैयारी कर दी थी। उसमें अंग्रेज सैनिकों का सहयोग था, उसमें अंग्रेज सैनिकों का सहयोग था। इसी वजह से इस विद्रोह को श्वेत विद्रोह कहा जाता है। कौन सा विद्रोह कहा जाता है? श्वेत विद्रोह के नाम से इसको जाना जाता है। तो पहले तो ये कुछ फैक्ट है वो नोट कर लेते हैं अपन। 1857 की क्रांति से पूर्व, 1857 की क्रांति से पूर्व होने वाले विद्रोह, पूर्व होने वाले सैन्य विद्रोह, सैन्य विद्रोह, क्रांति से पहले कौन कौन से सैन्य विद्रोह हुए थे? तो सबसे पहले मैंने कहा था कि 1764 में हो गया था पहला। तो 1764 के अंदर श्वेत विद्रोह, श्वेत विद्रोह इसको इसलिए नाम दिया गया क्योंकि ब्रिटिश सैनिकों के द्वारा यह विद्रोह किया गया था। श्वेत विद्रोह कब हुआ था? 1764 में। बक्सर के युद्ध के समय कुछ ब्रिटिश सैनिक या कुछ अंग्रेज सैनिक लॉर्ड क्लाइव से नाराज होकर, लॉर्ड क्लाइव से नाराज होकर युद्ध से तटस्थ हो गए थे, युद्ध से तटस्थ हो गए थे। तो ये जो विद्रोह है वो कहीं ना कहीं अंग्रेजों के खिलाफ होने वाला पहला सैनिक विद्रोह है। ये अंग्रेजों के खिलाफ होने वाला पहला सैनिक विद्रोह है। और ये विद्रोह कब हुआ था? तो ये 1764 के आसपास में हुआ था। ये एक प्रकार से इसको श्वेत विद्रोह कहा गया है क्योंकि ब्रिटिश सैनिकों के द्वारा विद्रोह किया गया। फिर प्रश्न ये बनता है कि इसके बाद कहां हुआ था? तो अंग्रेजों के द्वारा, मैंने एक कारण बताया था आपको यहां पीछे कि अंग्रेजों के द्वारा धार्मिक और सामाजिक कारण है वो भी 1857 की क्रांति के कारणों में इंक्लूड होते हैं। तो कहीं ना कहीं ब्रिटिश जो सेना अधिकारी थे उन्होंने भारतीय सैनिकों के रीति रिवाजों के अंदर हस्तक्षेप करना प्रारंभ कर दिया। जैसे आप पगड़ी धारण नहीं कर सकते हो, ये कोट आपको धारण करना पड़ेगा, आप इतनी मूछें नहीं रख सकते हो, या फिर विभिन्न प्रकार के कोई पर्व वगैरह होते थे तो उन पर्वों पर ये पाबंदी वगैरह लगा देते थे। या हो सकता है कि भारतीय सैनिकों का जो खान पान था उसके ऊपर ये प्रतिबंध लगा देते थे। तो इस वजह से कहा जाता है कि वेल्लोर सैनिक छावनी के अंदर 1806 के अंदर वेल्लोर सैनिक छावनी के अंदर सैनिकों के द्वारा विद्रोह कर दिया जाता है अंग्रेजों के खिलाफ। और ये क्यों किया जा रहा है? क्योंकि अंग्रेजों ने सामाजिक रीति रिवाजों में हस्तक्षेप करने का प्रयास किया था। तो दूसरा विद्रोह अपने को कहां दिखाई देगा? 1806 के अंदर, 1806 ईस्वी में वेल्लोर छावनी के सैनिकों ने, वेल्लोर छावनी के सैनिकों ने धार्मिक रीति रिवाजों में, धार्मिक रीति रिवाजों में हस्तक्षेप के कारण रीति रिवाजों में हस्तक्षेप के कारण विद्रोह किया, हस्तक्षेप के कारण विद्रोह किया, विद्रोह किया था। तो ये एक
प्रसिद्ध विद्रोह भी माना जाता है। यहां से सवाल पूछे गए हैं, श्वेत विद्रोह से भी परीक्षा में प्रश्न पूछा गया है, तो इसको याद रखिएगा कब हुआ था, तो साहब 1764 के आसपास में हुआ था। उसके बाद में वेल्लोर के सामने के जो सैनिक थे उन्होंने धार्मिक रीति रिवाजों में हस्तक्षेप हुआ था, तो उस वजह से विद्रोह कर दिया। फिर चलते हैं पश्चिम बंगाल की ओर। पश्चिम बंगाल के अंदर एक सैनिक छावनी थी, बैरकपुर छावनी। पश्चिम बंगाल के अंदर बैरकपुर छावनी थी मित्रों, और बैरकपुर छावनी के सैनिकों ने विद्रोह किया था। हालांकि 1857 की क्रांति पढ़ते हैं तो वहां विद्रोह की शुरुआत बैरकपुर से ही होती है। मंगल पांडे के नेतृत्व के अंदर विद्रोह की शुरुआत बैरकपुर से ही होगी, लेकिन उससे पहले भी बैरकपुर छावनी के अंदर जो 47वीं रेजिमेंट के सैनिक थे उन्होंने बर्मा जाने से मना कर दिया कि ना भाई, हम समुद्र के ऊपर नहीं यात्रा करेंगे, हम समुद्र के पानी के ऊपर कोई चलते हैं क्या, तो मना कर दिया कि हम बर्मा यात्रा पर नहीं जाएंगे। 47वीं रेजिमेंट के सैनिकों ने बैरकपुर छावनी के अंदर विद्रोह कर दिया था 1824 के अंदर। ठीक है, तो ये भी एक लिख लीजिएगा। तीसरा जो विद्रोह 1824 के अंदर, 1824 ईस्वी में बैरकपुर छावनी, बैरकपुर छावनी के बैरकपुर छावनी के सैनिकों ने बैरकपुर छावनी के 47वीं रेजिमेंट भी लिख सकते हो यहाँ पे, बैरकपुर छावनी के 47वीं रेजिमेंट के सैनिकों ने, रेजिमेंट के सैनिकों ने बर्मा जाने से मना कर दिया कि नहीं जाएंगे भाई, हम पानी पे नहीं चलते। आपको बताओ तो बर्मा है वो ब्रिटिश कालीन भारत का हिस्सा था मित्रों। 1935 का जो भारत शासन अधिनियम आता है, उस भारत शासन अधिनियम के तहत बर्मा को भारत से पृथक किया गया था। तब तक ये बर्मा है वो भारत का हिस्सा था। ये चीज यही मेंशन कर लीजिए, मॉडर्न हिस्ट्री में दोबारा पढ़ेंगे। ध्यान रखना, ये जो बर्मा है वो 1935 तक ये भारत का हिस्सा था, ब्रिटिश कालीन भारत का, तक ब्रिटिश कालीन भारत का हिस्सा था, ब्रिटिश कालीन भारत का हिस्सा था। ये चीज भी आपको याद रखनी है। तो ये 1857 की क्रांति से पहले होने वाले कुछ सैनिक विद्रोह मित्रों। तो 2-3 विद्रोह आपको अच्छी तरीके से याद रखने। हालांकि इसके अलावा और भी कुछ विद्रोह है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि वहां से एग्जाम में प्रश्न पूछा जाए। ठीक है, तो ये 2-3 विद्रोह तो आप अच्छी तरीके से याद रख लीजिए। फिर 1857 की क्रांति से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य फैक्ट लिखवा रहा हूं पहले। 1857 ईस्वी की क्रांति से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य पहले लिखवा रहा हूं, क्योंकि ये बार बार आएंगे आगे, इसलिए पहले ही क्लियर कर लो इनको। सबसे पहली चीज तो ये है कि जब 1857 की क्रांति हुई थी, उस समय क्रांति के समय ब्रिटेन की महारानी कौन थी? तो ये तो फेमस सवाल है। क्रांति के समय ब्रिटेन की महारानी कौन थी? बताइए, देखिए कौन थी भाई? ब्रिटेन की महारानी कौन थी? तो कौन थी? एक महारानी के बारे में अपन पढ़ चुके हैं पहले ही। एक महारानी के बारे में पढ़ चुके हैं कि एलिजाबेथ फर्स्ट थी, जिसने ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत में व्यापार करने की स्वीकृति दी थी। यहां कौन है? तो यहां है विक्टोरिया फर्स्ट। महारानी कौन थी? तो साहब महारानी थी विक्टोरिया फर्स्ट। उसके बाद प्रश्न ये बनता है कि क्रांति के समय ब्रिटेन का पीएम कौन था? क्रांति के समय ब्रिटेन का पीएम कौन था? ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था? तो ब्रिटेन का प्रधानमंत्री बताया जाता है अपने पामस्टन। लॉर्ड पामस्टन है वो क्या था? ब्रिटेन का
पीएम। लॉर्ड उपाधि होती है, ध्यान रखिएगा। लॉर्ड पामस्टन है, ये क्या था, ब्रिटेन का पीएम। फिर प्रश्न ये बनता है कि उस समय भारत का गवर्नर कौन था। भारत का गवर्नर जनरल, क्योंकि क्रांति हुई थी उस समय ये पद नाम गवर्नर जनरल ही था मित्र। क्रांति के बाद इसका पद नाम चेंज किया गया था। क्रांति के बाद इसको वाइसराय जनरल पद नाम चेंज कर दिया गया था, वाइसराय जनरल बना दिया गया था। हालांकि भारत का अंतिम गवर्नर जनरल है वो लॉर्ड कैनिंग था, और भारत का प्रथम वाइसराय जनरल है वो भी लॉर्ड कैनिंग था। भारत का अंतिम वाइसराय जनरल अगर अंग्रेज पूछे तब तो लॉर्ड माउंटबेटन आ जाएगा, और अगर भारतीय पूछे तो सी राजगोपालाचारी। कोई बात नहीं सुशीला जी, हिस्ट्री पहली बार पढ़ रहे हो आप, अगर पाठ्यक्रम में है तो निश्चित रूप से पढ़ना पड़ेगा अपने को, ठीक है। जिस भी एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हो, अगर आपके पाठ्यक्रम में है तो निश्चित रूप से हिस्ट्री आपको पढ़नी होगी। और रही बात समझने की, तो अगर नहीं आए तो आप जरूर अवगत करवाइए, एक दो बार आप जरूर प्रयास कीजिए, हिस्ट्री आसानी से समझ में आ जाएगी। ये तो मॉडर्न हिस्ट्री है, ये तो धड़ाधड़ समझ में आएगी, ठीक। भारत का गवर्नर जनरल कौन था उस समय, तो उस समय भारत का गवर्नर जनरल था लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग ये भारत का गवर्नर जनरल था। फिर अगला प्रश्न ये बनता है कि उस समय ईस्ट इंडिया कंपनी है, कंपनी का मुख्य सेनापति कौन था। कंपनी का मुख्य सेनापति, क्योंकि अभी भारत के ऊपर देखा जाए तो कहीं ना कहीं ये ईस्ट इंडिया कंपनी है, उसका राजनीतिक अधिकार है, तो निश्चित रूप से बताइए उस समय मुख्य सेनापति कौन था। तो उस समय मुख्य सेनापति था एनिसन। कौन था, एनिसन। ध्यान रखिएगा एनिसन के सहयोगी भी थे। इसके सहयोगी कौन कौन थे, तो इसके सहयोगी थे कॉलिन कैंपबेल। कॉलिन कैंपबेल है ना, सहयोगी। कैंपबेल, इसके साथ साथ में कर्नल नील, इसके साथ साथ में हडसन, जॉन निकलसन, ये सारे के सारे इसके सहयोगी थे, ठीक है। मुख्य सेनापति अपने को याद रखना है कि साहब मुख्य सेनापति एनिसन था। ये तो ब्रिटिश पदाधिकारी है। जनरली सवाल पूछ लिया जाए कि 1857 की क्रांति के समय ब्रिटेन की महारानी कौन थी, तो साहब विक्टोरिया फर्स्ट थी। 3 महारानियों को अच्छी तरीके से याद रखना। पहली एलिजाबेथ, इसने ईस्ट इंडिया कंपनी को व्यापारिक स्वीकृति प्रदान की थी, 15 वर्षों का चार्टर दिया था प्रारंभ में 31 दिसंबर 1600 को। दूसरी विक्टोरिया फर्स्ट, याद रखना है ये वो महारानी है जिसने 1857 की क्रांति के समय जब क्रांति समाप्त हो जाती है तो उसके बाद में कहा जाता है कि इसने भारत का प्रशासन है वो ब्रिटिश क्राउन के अधीन ले लिया था। इसके द्वारा एक शाही आदेश जारी किया गया था, और उस शाही आदेश के तहत कंपनी का जितने भी राजनीतिक अधिकार थे सारे समाप्त कर दिए गए थे। भारत के ऊपर ब्रिटिश क्राउन की सत्ता स्थापित कर दी गई थी। लॉर्ड कैनिंग ने इलाहाबाद दरबार लगाया था, इलाहाबाद के मिंटो पार्क के अंदर, और उसमें उसने विक्टोरिया की घोषणा पड़ी थी। फिर प्रश्न ये बनता है कि उस समय ब्रिटेन का पीएम कौन था, तो ब्रिटेन का पीएम था लॉर्ड पामस्टन। ये उस समय ब्रिटेन का पीएम था। फिर प्रश्न ये बनता है कि उस समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था, तो साहब गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग था। लॉर्ड कैनिंग था, ये बन के आया था बेचारा, उसे नहीं पता था कि भारत में क्रांति होने वाली, क्योंकि 1857 की क्रांति है उसका सबसे बड़ा उत्प्रेरक अगर किसी व्यक्ति को कहेंगे ना अपन, तो वो लॉर्ड डलहौजी थे। लॉर्ड डलहौजी को भारत भेजा ही इसीलिए गया था कि तुझे ब्रिटिश भारत का साम्राज्य विस्तार करना है, और इस वजह से उसने ऐसी नीतियां बनाई कि स्थानीय शासक उसके खिलाफ शस्त्र उठाने के लिए मजबूर हो गए थे। और जैसे ही भारत में कि भाई अब क्रांति है वो भड़कने वाली है, डलहौजी यहां से निकल गया और कैनिंग को भेज दिया, और कैनिंग का बेचारे का स्वागत ही आते ही क्रांति से हुआ। तो क्रांति के समय कैनिंग था, क्रांति से ठीक पहले कौन था, तो लॉर्ड डलहौजी भारत का गवर्नर था 1848 से 1856 तक, ठीक है जी। धन्यवाद विकास जी। उसके बाद ईस्ट इंडिया कंपनी का मुख्य सेनापति कौन था, तो ये जॉर्ज एनिसन ईस्ट इंडिया कंपनी का मुख्य सेनापति था। फिर प्रश्न ये बनता है कि 1857 की क्रांति का मुख्य सूत्रधार कौन था।
या सीधा सा लिख सकते हैं 1857 की क्रांति का प्रतीक, क्रांति का प्रतीक क्या था? तो प्रतीक अपने को पता है, कमल और चपाती। 1857 की क्रांति का प्रतीक किसे बनाया गया? तो कमल का फूल, कमल का फूल और फूल के साथ में चपाती। ये इसके बनाए गए थे प्रतीक। फिर प्रश्न ये बनता है कि 1857 की क्रांति हुई थी, निर्धारित तिथि कौन सी थी? 1857 की क्रांति हेतु निर्धारित तिथि कौन सी डिसाइड की? फिर प्रश्न ये बनता है कि क्रांति का मुख्य सूत्रधार कौन था? 1857 की क्रांति का मुख्य सूत्रधार कौन था? यह प्रश्न भी बनता है। फिर प्रश्न यह बनता है कि क्रांति के समय मुगल बादशाह कौन था? क्रांति के समय मुगल बादशाह कौन था? क्रांति के समय मुगल बादशाह कौन था? मुगल बादशाह कौन था? यह सवाल भी बनता है। उसके बाद प्रश्न यह बनता है कि क्रांति की योजना कहां बनी थी? क्रांति की योजना। अब क्रांति की योजना, इसको दो पार्ट में पढ़ेंगे अपन। एक तो पढ़ेंगे प्रत्यक्ष योजना कहां बनी थी, तो एक तो देखेंगे अपन प्रत्यक्ष रूप से ये योजना कहां बनी थी, और दूसरा देखेंगे अपन अप्रत्यक्ष रूप से ये योजना है वो कहां बनी थी। दोनों तथ्य देखेंगे। तो देखिए, सबसे पहले 1857 की क्रांति का प्रतीक हो जाता है आपके कमल का फूल, और कमल के फूल के साथ में चपाती। फिर क्रांति हेतु निर्धारित तिथि, तो क्रांति हेतु निर्धारित तिथि कितनी थी? तो तारीख निर्धारित कर रखी थी कि साहब 31 मई 1857 को अंग्रेजों के खिलाफ क्या करेंगे? सशस्त्र क्रांति करेंगे, 31 मई। लेकिन निर्धारित तिथि को यह प्रारंभ नहीं हुई थी, और यह 1857 की क्रांति की असफलता का एक कारण माना जाता है। निर्धारित तिथि को यह प्रारंभ नहीं हुई थी। क्रांति का मुख्य सूत्रधार कौन था? तो ध्यान रखिएगा, क्रांति का मुख्य सूत्रधार माना जाता है कानपुर के पेशवा, कानपुर के पेशवा नाना साहब। ये 1857 की क्रांति का वास्तविक सूत्रधार है मित्रों, और ये प्रश्न एग्जाम में आने वाले समय में आपको मिलेगा। 1857 की क्रांति का वास्तविक सूत्रधार कौन थे? तो नाना साहब थे, और ये कानपुर के पेशवा थे। फिर क्रांति के समय मुगल बादशाह कौन था? तो मुगल बादशाह अच्छी तरीके से याद रखना अपने को, बहादुर शाह जफर सेकंड था। बहादुर शाह जफर सेकंड, बड़ा बदनसीब मुगल बादशाह बताया जाता है बहादुर शाह जफर सेकंड को, कि जफर इतना बदनसीब था कि 2 गज जमीन भी नसीब नहीं हुई थी कुएं यार की। मर गया था जफर, रंगून निर्वासित किया गया था बहादुर शाह जफर को, और वहीं पे 7 नवंबर 1862 को हो गई थी इनकी मृत्यु। कहते हैं बहादुर शाह जफर को दफनाने के लिए हिंदुस्तान की जमीन भी नसीब नहीं हुई थी, उनको रंगून में ही दफनाया गया था। तो ये बहादुर शाह जफर उस समय मुगल बादशाह थे। फिर क्रांति की योजना, तो ध्यान रखिएगा मित्रों, 1857 की जो क्रांति हो रही है उसकी योजना जनरली अपने को पढ़ाया जाता है कि साहब लंदन में योजना बनी थी। कहां बनी थी? लंदन में। लेकिन प्रत्यक्ष रूप से अगर अपने को पूछे तो प्रत्यक्ष रूप से तो इसकी योजना कहां बनी थी? तो प्रत्यक्ष रूप से योजना तो बनी थी लंदन में। और अगर पूछ ले कि अप्रत्यक्ष रूप से योजना कहां बनी थी, तो अप्रत्यक्ष रूप से इसकी योजना बनी थी कानपुर। कहां बनी थी? कानपुर में। कि सर कैसे बनी? तो दो चीजें आपको माइंड में सेट करनी है मित्रों। 1848 के अंदर लॉर्ड डलहौजी के द्वारा सतारा है उसका विलय किया गया था ब्रिटिश भारत के अंदर। सतारा पहली रियासत थी जो व्यपगत सिद्धांत का शिकार हुई थी, और उस समय सतारा के जो शासक बताए जाते हैं रानोजी बापू, सतारा के उस समय शासक थे अप्पा साहिब, और अप्पा साहिब के सलाहकार थे रानोजी बापू। कहा जाता है कि अप्पा साहिब ने अपने सलाहकार या सेनापति मान लीजिए रानोजी बापू है, उनको भेजा कानपुर। ये कानपुर आए और यहां नाना साहब के साथ में इनकी मीटिंग होती है। तो उस समय नाना साहब के एक सलाहकार थे अजीमुल्ला खान। तो नाना साहब ने यह तय कर लिया कि यार ये अंग्रेज मानने वाले तो है नहीं, इनके खिलाफ शस्त्र उठाने पड़ेंगे। फिर भी क्यों ना एक बार प्रयास किया जाए
कि क्या पता शायद वार्ता से कोई सुलह हो जाए। तो नाना साहब ने अपने सलाहकार अजीमुल्ला खान और इसके साथ साथ में अप्पा साहिब के राजनीतिक सलाहकार या सेनापति रानोजी बापू, इन दोनों को भेजा लंदन कि वहां जाइए और विक्टोरिया से कंप्लेन कीजिए लॉर्ड डलहौजी की। कहते हैं ये विक्टोरिया के पास में गए थे और वहां विक्टोरिया की ओर से किसी प्रकार का कोई संतोषजनक जवाब नहीं दिया जाता। तो फिर इन्होंने डिसाइड कर लिया कि यार अब क्या करना है, सीधी सी बात है, अंग्रेजों के खिलाफ शस्त्र उठाओ। जब ये वापस लौट रहे थे तो उस समय कहा जाता है कि इन्होंने, वो क्रीमिया युद्ध चल रहे थे और तुर्की का उस समय खलीफा कह दीजिए या वह शासक कह दिए मुस्तफा कमाल पाशा से भी मुलाकात थी। वो भी अंग्रेजों के खिलाफ शस्त्र उठा चुका था उस समय। तो उससे भी मुलाकात की, फिर ये डिसाइड कर लिया कि अब अंग्रेजों के खिलाफ अपन सशस्त्र क्रांति करें। तो प्रत्यक्ष योजना है वो तो लंदन में बनी थी मित्रों, लंदन में बनी थी, लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से इस योजना कहां बन चुकी थी? ये योजना कानपुर में बन चुकी थी, क्योंकि 1857 की क्रांति का मुख्य सूत्रधार है वो किसको माना जाता है? तो क्रांति का मुख्य सूत्रधार माना जाता है पेशवा नाना साहब को। और पेशवा नाना साहब की समस्या हो रही थी, क्योंकि पहला पेशवा था शायद बालाजी विश्वनाथ वो पहले पेशवा थे। मैंने आपको बता दिया था शायद कि साहू की मृत्यु हो गई थी 1749 के अंदर निसंतान। तो उसके बाद में कह सकते हैं कि मराठा साम्राज्य है वो पेशवाओं के अधीन हो गया था, वो पेशवाओं का साम्राज्य है वो बढ़ चुका था। तो पेशवा है उनको पेंशन दी जा रही थी, लेकिन कहा जाता है कि नाना साहब है इनकी पेंशन बंद कर दी गई थी। दूसरी चीज, पेशवा पूना से संबंधित थे, पेशवा बिठूर से संबंधित थे, लेकिन कहते हैं कि इनको दक्षिण भारत से निकाल करके यहां उत्तर भारत में बिठा दिया गया। तो इस वजह से इनकी समस्या क्रिएट हो गई थी। तो निश्चित रूप से कह सकते हैं कि यहां इस क्रांति में जो अपने को शासक मिल रहे हैं, कहीं ना कहीं प्रत्यक्ष रूप से वो शासक है वो लॉर्ड डलहौजी के द्वारा अपनाई गई नीतियों का शिकार हुए थे, और इसी वजह से वो क्रांति में शामिल हो रहे हैं सैनिकों के साथ में। बाकी अगर क्रांति का अपन मूल्यांकन करें तो स्थानीय शासक है वो तटस्थ भी नहीं रहे, अंग्रेजों के साथ में रहे। मैं तो ये कह सकता हूं कि 1857 की जब क्रांति हुई थी तो उस समय स्थानीय शासक है वो अंग्रेजों के साथ में थे मित्र। चाहे राजस्थान देख लीजिए आप, चाहे भारत देख लीजिए, केवल अंग्रेजों के खिलाफ और सैनिकों के साथ वही शासक थे जो कहीं ना कहीं प्रत्यक्ष रूप से लॉर्ड डलहौजी या ब्रिटिश सरकार की नीतियों से प्रभावित हुए थे, केवल वही थे। चाहे झांसी की रानी लक्ष्मीबाई देख लीजिए, चाहे सतारा के पदस्थ शासक अप्पा साहिब के बारे में देख लीजिए, या फिर कानपुर में पेशवा नाना साहब के बारे में देख लीजिए, बिहार जाएंगे तो जगदीशपुर के जागीरदार कुंवर सिंह के बारे में देख लीजिए, या अवध चलेंगे तो वहां पर अपन देख सकते हैं कि अवध के नवाब, अवध को तो कुशासन का आरोप लगा के हड़पा था। फैजाबाद चलेंगे तो वहां मौलवी अहमदुल्ला, असम चलेंगे तो दीवान मनीराम। तो कहीं ना कहीं प्रत्यक्ष रूप से इन राज्यों के प्रति अंग्रेजों ने कोई ना कोई ऐसी नीति बनाई थी जिसकी वजह से ये जो शासक है वो 1857 की क्रांति में क्रांतिकारियों के पक्ष में रहे थे। क्लियर? ये 1857 की क्रांति से संबंधित कुछ तथ्य थे। एक दो तथ्य और पेंडिंग रह गए। क्रांति के समय गवर्नर जनरल का मुख्यालय कहां था, यह भी ध्यान रखना। 1857 की क्रांति हुई थी, उस समय गवर्नर जनरल का मुख्यालय 1857 की क्रांति के समय गवर्नर जनरल, भाई जब क्रांति हुई थी 29 मार्च को मंगल पांडे ने किया था, इधर विद्रोह किया था, और उसके बाद मेरठ से 10 मई को शुरुआत हो जाती है, यानी कि ग्रीष्म काल है। और ग्रीष्म काल में अपने को पता है कि 1832 के अंदर एक एक्ट पारित किया था इन्होंने, और 1832 में जो एक्ट पारित किया था उसके तहत गवर्नर जनरल है उसका ग्रीष्मकालीन मुख्यालय है वो शिमला को बनाया गया था, और शीतकालीन मुख्यालय है वो इनका कोलकाता था। राजस्थान में भी इन्होंने ऐसा ही सिस्टम किया था कि राजस्थान में तो ग्रीष्मकालीन मुख्यालय माउंट आबू को बना दिया गया था, और शीतकालीन है वो एजीजी कहां बैठा गया, तो अजमेर में बैठेगा। तो जब क्रांति हुई थी 10 मई को क्रांति की शुरुआत मानते हैं अपन, तो उस समय गवर्नर जनरल कहां बैठा था, तो ध्यान रखिएगा क्रांति के समय गवर्नर जनरल कैनिंग कहां था, तो शिमला में था। कैनिंग उस समय कहां था, तो ये बैठा था शिमला में। गर्मी पड़ रही थी भाई इधर, है ना। तो शिमला में बैठे कैनिंग को जानकारी मिली कि मेरठ के अंदर विद्रोह हो गया, तो फिर इसने क्रांति के दौरान आपातकालीन मुख्यालय किसको बनाया था? क्रांति के दौरान गवर्नर जनरल द्वारा इलाहाबाद को आपातकालीन मुख्यालय बनाया गया। इलाहाबाद, या वर्तमान में इसका नाम है प्रयागराज।
मूल नाम भी यही था, प्रयागराजी। अकबर के द्वारा इसका नाम चेंज कर दिया गया था। अकबर ने 1583 में इलाहाबाद में सबसे बड़ा दुर्ग बनाया था। ठीक है, तो गवर्नर जनरल ने अपना मुख्यालय कहां बनाया था? तो इलाहाबाद को मुख्यालय बनाया। क्रांति के दौरान गवर्नर जनरल द्वारा इलाहाबाद को आपातकालीन मुख्यालय बनाया गया। आपातकालीन मुख्यालय बनाया गया था। तो ये तो थे क्रांति से संबंधित महत्वपूर्ण परीक्षा उपयोगी तथ्य। मित्रों, ये वो तथ्य थे जिनसे कई बार फैक्चुअल सीधा सा सवाल पूछ लिया जाता है अपन से कि साहब क्रांति के समय बादशाह कौन था, महारानी कौन थी, ब्रिटेन का पीएम कौन था, कंपनी का मुख्य सेनापति कौन था, गवर्नर जनरल कौन था, गवर्नर जनरल कहां पर बैठा था, उसने इमरजेंसी हेडक्वार्टर के रूप में किस स्थान का प्रयोग किया था। ठीक है, तो ये वो तथ्य थे। अब अपन विधिवत रूप से क्रांति स्टार्ट करेंगे। तो विधिवत रूप से क्रांति पढ़ेंगे तो मैंने कहा था कि सबसे पहले पढ़ेंगे अपन क्रांति के कारण, और कारणों में सबसे पहला कारण कौन सा दे रखा है? तो सबसे पहला कारण दे रखा है क्रांति के राजनीतिक कारण। तो सबसे पहले क्या पढ़ेंगे अपन? 1857 की क्रांति के राजनीतिक कारणों के बारे में अध्ययन करेंगे। देखिए, की क्रांति के राजनीतिक कारण, क्रांति के राजनीतिक कारण। राजनीतिक कारण कौन कौन से थे जिसकी वजह से 1857 की क्रांति हुई थी? तो शुरुआत कहां से करेंगे अपन? 1857 की क्रांति के राजनीतिक कारणों की शुरुआत कहां से करेंगे? तो लॉर्ड वेलेस्ली की सहायक संधियों से करेंगे मित्रों। लॉर्ड वेलेस्ली, जिसे भारत में सहायक संधियों का जनक कहा जाता है, कहीं ना कहीं 1857 की क्रांति के राजनीतिक कारणों में लॉर्ड डलहौजी के द्वारा की गई सहायक संधियां भी है। ये सॉरी, लॉर्ड वेलेस्ली के द्वारा की गई सहायक संधियां। तो सबसे पहला योगदान लॉर्ड वेलेस्ली की सहायक संधियां। लॉर्ड वेलेस्ली की सहायक संधियां। और इन सहायक संधियों की शुरुआत इसने कब से कर दी थी? तो 1798 ईस्वी में कर दी थी। लॉर्ड वेलेस्ली है, इसको सहायक संधियों का जनक कहा जाता है। लॉर्ड वेलेस्ली को क्या कहा जाता है? तो लॉर्ड वेलेस्ली को कहते हैं अपन सहायक संधियों का जनक। सहायक संधियों का जनक कहा जाता है। अब इसने जो सहायक संधियां की थी, हालांकि सबसे पहले ये सहायक संधि वो हैदराबाद रियासत के द्वारा की गई थी। इन सहायक संधियों में कौन कौन से प्रावधान किए थे? तो सीधी सी बात है मित्रों कि सहायक संधियों के अंदर सबसे पहला काम इन्होंने क्या किया था कि देशी रियासतों ने सहायक संधियां की क्यों? पहले तो प्रश्न ये बनता है कि देशी रियासतों ने ये सहायक संधियां की है क्यों की है? क्या मजबूरी थी जिसकी वजह से अंग्रेजों से उनको सहायक संधियां करनी पड़ी? तो सबसे पहली मजबूरी यह थी कि उस समय मराठों और पिंडारियों से ये परेशान थे। मराठों और पिंडारियों से बहुत ज्यादा परेशान थे देशी रियासतों के शासक। जब चाहे तब मराठा हस्तक्षेप कर लेते, चौथ नाम से कर वसूल करते थे। दूसरी ओर पिंडारी वो भी हमला कर रहे थे। तो देशी रियासती शासक इनसे परेशान थे, तो उन्हें कोई मजबूत सहयोगी चाहिए था कि कोई उनकी सहायता करे इनके खिलाफ। तो एक कारण तो ये बताया जाता है, एक क्या मूल कारण यही था। रियासती शासकों ने ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ में सहायक संधियां की थी, उसके पीछे मूल कारण स्थानीय मराठा और पिंडारियों का आक्रमण का भय और बाहरी अफगानों का भय था। इस वजह से उन्होंने सहायक संधियां की थी। फिर प्रश्न यह बनता है कि जब सहायक संधियां हुई थी तो उनमें प्रावधान कौन कौन से थे? तो सहायक संधियों में इन्होंने कौन कौन से प्रावधान किए? देशी रियासतें हैं जो ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ सहायक संधि करेगी, उस देशी रियासत की खुद की जो सेना है वो समाप्त हो जाएगी। रियासतों की निजी सेना होगी नहीं। तो रियासती शासकों ने कहा यार फिर सुरक्षा कौन गैर मांगी, हमारी सेना ही समाप्त कर दोगे, जो हमारा अस्त्र है, हमारा प्रमुख मजबूत जो पक्ष है उसको आप समाप्त कर दोगे, तो फिर तो ये मराठा पिंडारी इनका कोई छोटा मोटा आदमी आकर के लूट के ले जाएगा। तो वेलेस्ली ने कहा यार ऐसा नहीं होगा, हम तुम्हारी सुरक्षा के लिए हमारी सेना भेजेंगे। तो ठीक है, आप सेना भेज दो, लेकिन शर्त रखी गई।
शर्त यह रखी गई कि इस रियासत के अंदर नियुक्त होने वाली जो सेना है, उस सेना के रख रखाव का खर्चा है वो संबंधित रियासत उठाएगी। कि हाँ बिल्कुल जी, हो सकता है कोई नेटवर्क एरर हो सकता है सुभाष जी, है ना। बाकी और किसी के कोई इश्यू आ रहा है क्या आवाज में? तो वेल्जली ने कहा कि भाई सेना हम रख देंगे, हमारी सेना रहेगी, लेकिन आपको एक ही चीज है कि उस सेना के रख रखाव का खर्चा देना होगा। रियासती शासक बड़े खुश हो गए कि यार ठीक है यार, कौन ढंग के सैनिक ढूंढेगा, ये अंग्रेज प्रशिक्षित सैनिक यहाँ अपने रख देंगे, देना सैलरी है अपने सैनिकों को भी देंगे, दे देंगे। लेकिन वो ये नहीं समझे कि जिस सेना को वो रख रहे हैं वो सेना उनके आदेशों का पालन नहीं करेगी, क्योंकि दूसरा प्रावधान इन्होंने कर दिया था कि संबंधित रियासत के अंदर एक अंग्रेज रेजिडेंट नियुक्त होगा और उस रेजिडेंट के अधीन ही यह सेना काम करेगी। यानी कि जिस सेना के रखरखाव के लिए रियासती शासक पैसा दे रहे हैं, उस सेना को आदेश कौन देगा? संबंधित रेजिडेंट देगा। रियासती शासकों के पास में यह पावर नहीं है कि वो सेना है उसको कोई आदेश दे सके। तो हाथ बंध गए इनके। तो उसके बाद इन्होंने क्या प्रावधान किया कि उसके बाद इन्होंने प्रावधान किया कि संबंधित रियासत अगर अंग्रेजों के साथ ये संधि कर लेती है तो फिर अपनी रियासत के अंदर किसी अन्य यूरोपियन व्यक्ति को नियुक्त नहीं करेगी। अगर गलती से भी नियुक्त करोगे या किसी कारणवश जरूरी लगा तो ईस्ट इंडिया कंपनी के रेजिडेंट से अनुमति लेकर के आप अन्य यूरोपियन जाति के लोगों को वहां नियुक्त कर सकते। तो ठीक है साहब। फिर संबंधित रियासत है, उसके आंतरिक मामलों में ईस्ट इंडिया कंपनी का प्रतिनिधि यानी कि रेजिडेंट है वो हस्तक्षेप नहीं करेगा। ये कहने को था, वास्तव में रेजिडेंट ने खूब हस्तक्षेप किए थे। प्रावधान उसमें यह था कि संबंधित रियासत के आंतरिक मामलों में रेजिडेंट हस्तक्षेप नहीं करेगा, लेकिन उस रियासत की जो विदेश नीति है, उस विदेश नीति का निर्धारण है वो कंपनी के द्वारा किया जाएगा। और किसी भी रियासत की, मित्रों कोई भी देश होता, अगर उसकी स्वतंत्र विदेश नीति नहीं है तो उस देश का कोई अस्तित्व नहीं होता। रियासतों की विदेश नीति है वो ईस्ट इंडिया कंपनी तैयार कर रही थी। तो अब रियासती शासक स्वतंत्र रहे कहां से? अरे यहां तक कि उनको तो अपने टाबरों के ब्याह करने के घोड़े पड़ गए थे। अगर पड़ोसी रियासत के शासक के साथ अपने लड़के लड़की की शादी करनी थी तो भी अंग्रेजों को पूछना पड़ता था कि साहब फलान जी को हम ब्याही जी बना रहे हैं, उनको बयान जी बना रहे हैं, उनके साथ में उनके पुत्र के साथ शादी कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं देशी रियासतें पूरी की पूरी अंग्रेजों के हाथों में आ चुकी थी। अंग्रेज पकड़ चुके थे सारी रियासतों को, और जिस रियासत ने यह संधियां कर ली वो पूर्णतः अंग्रेजों पर आश्रित हो गई थी। तो ये लॉर्ड वेलेस्ली के द्वारा प्रारंभ की गई सहायक संधियां थी। आगे बढ़िए, प्रावधान लिख लेते हैं अपन। लॉर्ड वेलेस्ली की सहायक संधियां 1798 सहायक संधियों का जनक कहा जाता है। इन सहायक संधियों में कौन कौन से प्रावधान किए गए? प्रावधान कह दीजिए या शर्तें कह दीजिए। शर्तें, पहली शर्त क्या रखी गई कि देशी रियासतों की आंतरिक सेना समाप्त, देशी रियासतों की निजी, देशी रियासतों की निजी सेना समाप्त कर दी गई। और इन रियासतों की सुरक्षा हेतु, और इन रियासतों की सुरक्षा हेतु, रियासतों की सुरक्षा हेतु कंपनी की सेना नियुक्त की गई जिसके रख रखाव का खर्च संबंधित रियासत उठाएगी। संबंधित रियासत को वहन करना होगा, वहन करना होगा। पहला प्रावधान यही था। दूसरा प्रावधान इन्होंने क्या किया? सहायक संधि करने वाली रियासत में
सहायक संधि करने वाली रियासत में ब्रिटिश रेजिडेंट की नियुक्ति, ब्रिटिश रेजिडेंट की नियुक्ति कर दी। क्लियर। तीसरा प्रावधान इन्होंने क्या किया, कंपनी रियासत के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करेगी। कंपनी रियासत के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करेगी, मामलों में हस्तक्षेप नहीं करेगी, परंतु रियासत की विदेश नीति का निर्धारण, रियासत की विदेश नीति का निर्धारण, नीति का निर्धारण कंपनी की सहमति से होगा, कंपनी द्वारा नियुक्त रेजिडेंट की सहमति से होगा, नियुक्त रेजिडेंट की सहमति से होगा। ठीक है। उसके बाद अगला प्रावधान क्या किया, संबंधित रियासत कंपनी की अनुमति के बिना, कंपनी की अनुमति के बिना अन्य यूरोपियन को अपनी सेवा में नहीं रखेगी, सेवा में नहीं रखेगी। कुल मिला के रियासतें यहीं बंद चुकी थी मित्रों, यही रियासतें बंद चुकी थी। जी विपिन जी। सर बहमनी राजवंश नहीं कराया, अच्छा करवा देंगे विपिन जी। एक बार जो मेजर पार्ट है हिस्ट्री का वो पढ़ लेते हैं एक बार, क्योंकि सामने आरएस वगैरह की डेट भी आ चुकी है, तो एक बार जो बड़े पार्ट है वो पढ़ लेते हैं, फिर कोई छोटे मोटे पार्ट रहेंगे तो आप अवगत करवा देना, पढ़ा देंगे आपको, है ना, पढ़ाएंगे जरूर। ठीक है। अब आगे बढ़िए। कंपनी ने, या यूं कह सकते हैं कि देशी रियासतों ने सहायक संधियां क्यों की थी? देशी रियासतों ने मराठों, पिंडारी और अफगानों से सुरक्षा के बदले ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ सहायक संधियां की थी, सहायक संधियां की थी। तो ये तो तर्क दे दिया जाता है कि साहब ये सहायक संधियां क्यों की थी, तो ये वो कारण था जिसकी वजह से ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ में इन्होंने सहायक संधियां की थी। फिर प्रश्न ये बनता है कि साहब सबसे पहले कौन सी रियासत ने की थी? तो अपन भारत में 1857 की क्रांति पढ़ रहे हैं, और भारत में 1857 की क्रांति देखें तो सबसे पहले ये सहायक संधि हैदराबाद रियासत ने की थी मित्रों, जो तत्कालीन समय की सबसे बड़ी रियासत थी। तो सबसे पहले इस संधि पर हस्ताक्षर किस रियासत ने किया था? तो सबसे पहले हैदराबाद रियासत ने किया था। हैदराबाद के बाद में मैसूर रियासत ने शासक कर दिया, उसके बाद तंजौर ने भी हस्ताक्षर कर दिए, फिर अवध ने भी हस्ताक्षर कर दिए थे।
तो सहायक संधियां की थी सर्वप्रथम सहायक संधि करने वाली रियासत, 2-4 रियासतें याद रख लेना, है ना। सर्वप्रथम सहायक संधि पर हस्ताक्षर किस रियासत ने किए थे? तो याद रखिएगा निजाम अली थे हैदराबाद के, उन्होंने किए थे। सबसे पहले हस्ताक्षर किसने किया था? तो ये तो नहीं आ रहा है, हैदराबाद। ये तत्कालीन भारत की सबसे बड़ी रियासत थी मित्रों, तत्कालीन भारत की सबसे बड़ी रियासत थी हैदराबाद, ध्यान रखिएगा। सबसे छोटी थी बिलवरी नामक रियासत, बिलवरी मध्य प्रदेश के अंदर पड़ती है, ठीक है, और हैदराबाद आंध्र प्रदेश के अंदर पड़ती है। हैदराबाद ने कब किए थे? तो साहब 1798 के अंदर ही कर दिए, और सहायक संधि की शुरुआत भी इसने 1798 में की थी। उस समय यहाँ का शासक कौन था? तो हैदराबाद में तो निजाम थे, और यहाँ कौन था? तो निजाम अली, निजाम अली। इन्होंने हस्ताक्षर किए थे सबसे पहले। और अगर आपसे चलो जनरली मैं एक सवाल पूछ रहा हूं कि राजस्थान में सबसे पहले इस सहायक संधि पर हस्ताक्षर करने वाली रियासत कौन सी थी? बताइए, दे आंसर देना। राजस्थान में सर्वप्रथम सहायक संधि पर हस्ताक्षर करने वाली पहली रियासत कौन सी थी? बताओ दोगे। उसके बाद मैसूर है, और उसके बाद तंजौर, पहली रियासत ये थी। उसके बाद 1799 में किस रियासत ने हस्ताक्षर किए थे? तो मैसूर ने। उसके बाद 1799 में ही किसने हस्ताक्षर कर दिए थे? तो तंजौर ने। उसके बाद में देखा जाए तो 1801 के अंदर, 1801 के अंदर शायद इसके ऊपर हस्ताक्षर कर दिए थे बसीन ने। बसीन नामक रियासत है, उसने हस्ताक्षर कर दिए थे। जी भरतपुर आंसर आ रहा है, बिल्कुल। सबसे पहले लॉर्ड वेलेस्ली की सहायक संधियों पर हस्ताक्षर करने वाली रियासत कौन सी थी? तो ध्यान रखिएगा सबसे पहले भरतपुर ने किया था शायद, है ना। कब किया था? 29 सितंबर है 1801 के अंदर अवध ने हस्ताक्षर कर दिए थे। अवध रियासत है, इसने सहायक संधि के ऊपर हस्ताक्षर कर दिए थे 1801 के अंदर। उसके बाद में देखा जाए तो 1802 के आसपास में कह सकते हैं अपन कि पेशवा ने हस्ताक्षर कर दिए थे, बिल्कुल 29 सितंबर 1803, बिल्कुल सत्य। इसके बाद में ग्वालियर का सिंधिया, उसने भी हस्ताक्षर कर दिए थे। तो ये अपने को केवल ये याद रख लो, और ज्यादा नहीं पूछा जाता, यहां केवल ये याद रख लो कि सहायक संधि पर हस्ताक्षर करने वाली पहली रियासत कौन सी थी? तो साहब हैदराबाद थी। हाँ बिल्कुल, रंजीत सिंह थे। हाँ 2-4-5 रियासतों ने किया था इस सहायक संधि के ऊपर हस्ताक्षर, है ना। उसके बाद बाकी रियासतों ने नहीं किया था। हैदराबाद 1798 में निजाम अली, उसके बाद मैसूर ने 1799 में, फिर उसी दौरान तंजौर ने किया था। 1801 के अंदर अवध रियासत है, उसने हस्ताक्षर कर दिया था। उसके अलावा देखा जाए तो 1802 के अंदर पेशवा ने, 1802 के अंदर पेशवा के द्वारा हस्ताक्षर कर दिया गया, ठीक है। और 1803 के अंदर देखा जाए तो 1803 के अंदर ग्वालियर के सिंधिया ने हस्ताक्षर कर दिए। ग्वालियर के सिंधिया है, उसने भी 1857 की क्रांति में देखा जाए ना, तो ये ग्वालियर के सिंधिया के बारे में एक स्टेटमेंट आता है मित्रों। ग्वालियर का सिंधिया इतना शक्तिशाली था कि इसके बारे में ये स्टेटमेंट आता है कि अगर क्रांतिकारियों के साथ में केवल एक आदमी जुड़ जाता, ग्वालियर का सिंधिया, तो शायद अंग्रेजों को 1857 में अपने बेटे बात करके रवाना होना पड़ता। इतना ताकतवर था ये ग्वालियर का सिंधिया घराना, और इन्होंने 1803 में ही सहायक संधि पर कर दिए थे हस्ताक्षर। तो ये कुछ मोटा मोटी रियासतें हैं जिन्होंने सहायक संधि पर हस्ताक्षर किए थे। कई बार सुमेलित करो से रिलेटेड प्रश्न है वो पूछ लिया जाता है, तो 2-4 याद रखना। हैदराबाद ने 98 में कर दिए थे, मैसूर ने 99 में किए थे, तंजौर ने कब किए थे? 99 के अंदर, अवध ने 1801 में कर दिए थे। इसके अलावा पेशवा ने कब किए थे? 1802 के अंदर कर दिए थे। इसके अलावा ग्वालियर का सिंधिया पूछिए तो उसने कब किया था? 1803 के अंदर, ठीक है। कभी नाम वगैरह नहीं पूछा जाएगा, ठीक है, क्योंकि आप एज ए हिस्ट्री है, सब्जेक्ट के रूप में नहीं पढ़ रहे हो आप, ठीक है। तो यहां ज्यादा डीप में कोई सवाल नहीं पूछा जाएगा। तो ये तो इसकी सहायक संधियां हैं, वो राजनीतिक कारण हो जाते हैं। उसके बाद प्रश्न बनता है कि इसके अलावा और कौन कौन से कारण थे। तो इसके बाद आगे आता है अपने लॉर्ड डलहौजी। कौन आता है? लॉर्ड डलहौजी। लॉर्ड डलहौजी के द्वारा कौन सी नीति अपनाई गई थी? देखिए,
लॉर्ड डलहौजी। ध्यान रखिएगा, ये 1848 से लेकर के 1856 तक ये गवर्नर जनरल रहा था, भारत का गवर्नर जनरल, भारत का गवर्नर जनरल। स्टैटिक जीके में इससे सवाल पूछे जाते हैं, क्योंकि डलहौजी के काल में भारत में पहली रेल चली थी। डलहौजी के काल में भारत में पहली रेल चली थी। ध्यान रखना, भारत में सबसे पहले सार्वजनिक निर्माण विभाग की स्थापना, पीडब्ल्यूडी विभाग की स्थापना इस लॉर्ड डलहौजी के काल में हुई थी। डाक व्यवस्था की शुरुआत कहीं ना कहीं लॉर्ड डलहौजी के काल में हुई थी। लॉर्ड डलहौजी है, इसको ब्रिटिश साम्राज्य का विस्तार करने के लिए ही 1848 में ब्रिटिश साम्राज्य का विस्तार करने हेतु 1848 ईस्वी में भारत का गवर्नर बनाकर भेजा गया। भारत का गवर्नर बनाकर भेजा गया था। क्लियर? अब गवर्नर बनाकर के भेजा ही इस उद्देश्य है, तो सीधी सी बात है कि ये ऐसी नीतियां बनाएगा, ऐसी कूटनीतिक नीतियां बनाएगा, तंजौर, क्या लिखा है, तंजौर नामक स्थान है, वैसे तमिलनाडु के अंदर पड़ता है सुशीला जी, और एक केरल के अंदर भी इसी नाम से एक स्थान मिल जाएगा आपको। ठीक है, फिर प्रश्न ये पूछा जाता है कि इसने कौन सी नीति अपनाई थी, तो ध्यान दीजिएगा, लॉर्ड डलहौजी है, इसके द्वारा कौन कौन सी नीति अपनाई गई थी, तो इसने एक तो व्यपगत का सिद्धांत दिया था। व्यपगत नीति, या इसी को अपन कह सकते हैं कि गोद निषेध नीति, या इसी को कह सकते हैं अपन डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स नीति। लॉर्ड डलहौजी ने कौन सी नीति लागू की थी? गोद निषेध, व्यपगत, या डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स ये लॉर्ड डलहौजी के द्वारा अपनाई गई नीति थी। क्योंकि लॉर्ड डलहौजी, इसने कुछ प्रावधान ऐसे किए थे कि जैसे जनरली अपन पढ़ते हैं कि लॉर्ड डलहौजी है, इसने भारतीय राजाओं को 3 श्रेणियों में बांट दिया। पहली श्रेणी कौन सी थी कि वो राजा या वो राज्य जो कभी ब्रिटिश सत्ता के अधीन रहे ही नहीं थे। दूसरी श्रेणी वे थी जो कभी मुगल बादशाह के या पेशवा के अधीन रहते, और तीसरी वो रियासतें थी जिन्होंने कहीं ना कहीं अंग्रेजों से किसी प्रकार की मान्यता प्राप्त करके अपनी स्थापना की थी। तो डलहौजी ने क्या किया कि जो पहली श्रेणी जो कभी किसी के अधीन नहीं रहते, तो उनमें तो किसी प्रकार की हस्तक्षेप नहीं की, लेकिन जो रियासतें कभी ना कभी किसी के अधीन रही है, उन रियासतों का वैध उत्तराधिकारी होगा तो ही वो रियासत है स्वतंत्र रह सकती है, नहीं तो कह सकते हैं कि वो ब्रिटिश साम्राज्य में शामिल होगी। देखो, डलहौजी है, इसने भारतीय राज्यों को 3 भागों में डिवाइड किया। भारतीय राज्यों की 3 श्रेणियां बनाई थी। कितनी श्रेणियां बनाई? 3 श्रेणियां बनाई। पहली ए श्रेणी, कभी किसी के अधीन नहीं रहे, कभी किसी के अधीन नहीं रहे। बी श्रेणी के कौन थे? बी के अंदर जो कभी मुगल बादशाह या पेशवा के अधीन रहे, या पेशवा के अधीन रहे। और सी श्रेणी कौन सी बनाई थी इसने? सी श्रेणी अंग्रेजों से मान्यता प्राप्त
यानी कि अंग्रेजों से सनद प्राप्त की, मान्यता प्राप्त करके इन रियासतों की स्थापना हुई थी। तो अब डलहौजी ने क्या सिस्टम बनाया, उसे ब्रिटिश साम्राज्य का विस्तार करने के लिए भेजा गया था। तो उसने कौन सा सिस्टम अपनाया कि जो आज तक किसी के अधीन नहीं रहे, आज तक किसी के अधीन नहीं रहे, तो सीधी सी बात है वहां तो इसने किसी प्रकार की गाल गुसेड़ नहीं की, छेड़ा ही नहीं उनकी ओर। तो यहां जो ए श्रेणी की रियासतें थी इनमें तो उसने हस्तक्षेप रखा, हस्तक्षेप की नीति अपनाई कि यहां किसी प्रकार का कोई हस्तक्षेप नहीं करेगा डलहौजी। फिर बची ये बी श्रेणी और सी श्रेणी की रियासतें। अब बी श्रेणी के अंदर उसने ये प्रावधान कर दिया कि अगर कंपनी चाहेगी और संबंधित शासक के कोई पुत्र नहीं है, कंपनी चाहे तो संबंधित शासक के द्वारा जिस पुत्र को अपना नामित उत्तराधिकारी घोषित किया गया, कंपनी चाहे तो उसे एक्सेप्ट करेगी, चाहे तो इसे एक्सेप्ट नहीं करेगी। यह कंपनी की इच्छा पर था। और जो सी श्रेणी की रियासतें थी जिनकी स्थापना ही ईस्ट इंडिया कंपनी की मदद से हुई थी, ध्यान रखिएगा, सी श्रेणी की जो रियासतें हैं जिनकी स्थापना ईस्ट इंडिया कंपनी की मदद से हुई है, उन रियासतों के शासकों को तो पुत्र गोद लेने का अधिकार ही नहीं था, कि ये रियासतें तो पुत्र गोद नहीं ले सकती। अगर संबंधित शासक के कोई पुत्र नहीं है, उत्तराधिकारी नहीं है जीवित, तो उस शासक की मृत्यु के साथ वो रियासत ब्रिटिश भारत में शामिल हो जाएगी, वो रियासत ब्रिटिश भारत में शामिल हो जाएगी। यहां उन्होंने कूटनीतिक चाल चली। अगर कहीं ये शासक है वो राजनीतिक रूप से मजबूत है, जनता का समर्थन ज्यादा प्राप्त है, तो फिर तो कंपनी कह देती कि ठीक है आप उत्तराधिकारी गोद ले लो। और कहीं उनको लगता कि यार ये ठीक है, कमजोर है, इसको अपन दबा देंगे, तो उस रियासत को भी वो ब्रिटिश भारत में शामिल कर लेते थे। तो इस प्रकार से लॉर्ड डलहौजी है, उसने ये भारतीय रियासतों को 3 श्रेणियों के अंदर विभाजित किया था। अब प्रश्न ये बनता है कि लॉर्ड डलहौजी की हड़प नीति है, गोद निषेध नीति है, इसका शिकार सबसे पहले कौन सी रियासत हुई थी? तो सबसे पहले लॉर्ड डलहौजी के व्यक्तिगत सिद्धांत का शिकार कौन सी रियासत हुई थी? तो सतारा हुई थी 1848 के अंदर। देखिए, व्यक्तिगत नीति के तहत हड़पी गई रियासतें। डलहौजी द्वारा व्यक्तिगत सिद्धांत के तहत हड़पी गई रियासतें, सिद्धांत के तहत हड़पी गई रियासतें। 2-4 रियासतें याद रख लो, है ना। एक तो सबसे पहली याद रखो अच्छी तरीके से, सर्वप्रथम कौन सी हड़पी थी? तो अभी मैंने आपको बताया था कि सर्वप्रथम इसने 1848 में सतारा का विलय किया। सतारा का विलय, छीन ली सतारा। सतारा कहां पड़ता है? तो सतारा पड़ता है महाराष्ट्र में। और यहां के शासक कौन थे? तो मैंने आपको बताया था कि सतारा के शासक थे अप्पा साहिब, उनसे छीन ली इसने सतारा 1848 के अंदर। ये सवाल सीधा सा पूछा जाता है मित्रों, कई बार एग्जाम में पूछा गया कि व्यक्तिगत सिद्धांत के तहत हड़पी गई डलहौजी द्वारा पहली रियासत कौन सी थी? तो वो सतारा थी। अब सतारा के उस समय शासक कौन थे? तो अप्पा साहिब थे। उसके बाद प्रश्न ये बनता है कि दूसरी कौन सी रियासत थी जिसका इसने विलय किया था? तो वो जेतपुर और संबलपुर थी। दूसरी रियासत 1849 के अंदर, 1849 ईस्वी में किसका विलय किया था? तो 1849 के अंदर इसने जेतपुर और संबलपुर का विलय किया था। जेतपुर और संबलपुर, ये दोनों के दोनों रियासतें कहां पड़ती थी? तो ये उड़ीसा के अंदर पड़ती थी। यहां वो राजकुमार सुरेंद्र शाही और उज्जवल शाही होंगे जो बाद में असम क्षेत्र के अंदर, ये उड़ीसा वाले बेल्ट के अंदर कह सकते हैं कि अंग्रेजों के खिलाफ क्रांति करेंगे। सतारा का उस समय शासक कौन था? तो याद रखिएगा अप्पा साहिब। सतारा का उस समय शासक कौन था? तो सतारा का शासक था अप्पा साहिब। अब काहे का साहिब छीन ली इससे इसकी रियासत, ठीक है। 1849 के अंदर उन्होंने जेतपुर और संबलपुर का विलय कर लिया। जेतपुर और संबलपुर, ध्यान रखिएगा, यहां का शासक कौन था? ये सुरेंद्र शाही और उज्जवल शाही है ना, ये तो असम के थे मित्रों। जेतपुर और संबलपुर है, ये दो छोटी छोटी रियासतें थी और उस समय यहां का शासक थे नारायण सिंह। जेतपुर और संबलपुर है, यहां के शासक कौन थे उस समय? सुरेंद्र शाही और उज्जवल शाही, नारायण सिंह जी थे।
असम के अंदर तो दीवान मनीराम ने किया था विद्रोह। इसके अलावा देखा जाए तो ये नागा क्षेत्र के अंदर रानी गिडालू आ जाएगी। आगे बढ़ते हैं अपन। अभी ये तथ्य लिखिए, 1848 में सतारा का विलय किया। अप्पा साहिब वहां के शासक थे। सतारा महाराष्ट्र के अंदर पड़ता है। व्यपगत सिद्धांत के तहत हड़पी गई पहली रियासत थी। उसके बाद 1849 में जेतपुर और संबलपुर का विलय किया था। जेतपुर और संबलपुर है वो कहां पड़ते हैं, तो ये उड़ीसा के अंदर पड़ते हैं। उस समय यहाँ के शासक कौन थे, तो नारायण सिंह थे। फिर प्रश्न ये बनता है कि 1850 के अंदर किसका विलय किया। 1850 के अंदर इसने बगाट का विलय किया था। बगाट नामक स्थान है वो वर्तमान में देखा जाए तो हिमाचल प्रदेश के अंदर पड़ता है। उस समय ये कह सकते हैं कि उस समय के पंजाब में था, हिमाचल प्रदेश नहीं था। तो 1850 के अंदर किसका विलय, 1850 के अंदर इसने किया था बगाट का विलय। बगाट का विलय। बगाट वर्तमान में कहां पड़ता है, तो तत्कालीन समय में तो पंजाब में था, और वर्तमान में कहां पड़ता है, तो वर्तमान में पड़ता है साहब हिमाचल प्रदेश में, हिमाचल। उसके बाद 1852 में किसका विलय किया, तो 1852 में इसने विलय किया था उदयपुर का। अब कई बार माइंड में आ जाता कि सर ये अपने राजस्थान वाला उदयपुर है क्या, ना भाई, ये राजस्थान वाला उदयपुर नहीं है। ये उदयपुर नाम से एक छोटी सी रियासत थी मित्रों, और ये मध्य प्रदेश के अंदर पड़ती थी तत्कालीन समय के अंदर। तो ये कहां पड़ती थी, मध्य प्रदेश के अंदर। 1852 के अंदर ही इसके द्वारा उदयपुर का विलय, 1850 में बगाट का विलय, 1849 में जेतपुर और संबलपुर का विलय, 1848 में सबसे पहले किसका विलय किया गया था, तो सतारा का विलय किया गया। उसके बाद 1852 के अंदर ये उदयपुर का विलय हो जाता। तो फिर प्रश्न आता झांसी वाला। झांसी सबसे इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा मित्रों। झांसी का विलय कब किया गया था और नागपुर का विलय कब किया गया था, ये कई बार सवाल पूछा गया है। झांसी का विलय कब किया, 1853। ध्यान रखिएगा, मैं 53 और 54 दोनों लिखवा रहा हूं, क्योंकि राजस्थान लोक सेवा आयोग के द्वारा एक बार प्रश्न यह पूछा गया था कि लॉर्ड डलहौजी के द्वारा झांसी का विलय ब्रिटिश भारत में कब किया गया था। तो बहुत सारी किताबों के अंदर 53 लिखा हुआ है और बहुत सारी किताबों के अंदर 54 लिखा। तो 53 भी उन्होंने राइट माना था और 54 भी उन्होंने राइट माना था। हालांकि 54 के अंदर नागपुर का विलय हुआ था, झांसी का विलय वो 1853 में ही माना जाता है, लेकिन प्रमाणिक किताबों में लिखा हुआ मिलता है। तो इसीलिए 1853 54 दोनों लिख रहा हूं। 1853 54 ईस्वी में किसका विलय हुआ था, तो झांसी का विलय, झांसी का विलय कर लिया। उसके बाद 1854 में किसका विलय किया, तो 1854 में इसने विलय कर लिया था नागपुर का। किसका विलय, नागपुर का। और नागपुर अपने को पता है संतरों के लिए प्रसिद्ध है। और झांसी ये वो कहां पड़ता है, तो साहब झांसी उत्तर प्रदेश के अंदर पड़ता है। सारे जो उत्तर पश्चिम और पूर्व, उत्तर दक्षिण और पूर्व पश्चिम को जोड़ने वाले जो भारत के मुख्य हाईवेज है वो कहा जाता है कि झांसी के अंदर ही आकर के मिलते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार इसने ये विलय किया था। लॉर्ड डलहौजी के द्वारा व्यपगत सिद्धांत के तहत हड़पी गई ये रियासतें हैं मित्रों। ठीक है, ध्यान रखिएगा, लॉर्ड डलहौजी है, इसने वो नीतियां अपनाई थी जो कहीं ना कहीं देखा जाए तो एक गवर्नर जनरल के रूप में अच्छी नीतियां नहीं थी, लेकिन बेचारे को भेजा ही इसलिए था कि तुझे जाकर के ब्रिटिश साम्राज्य का विस्तार करना है। तो अब विस्तार करना है तो ये पता नहीं जो चाहे जैसी मर्जी हो वैसी नीतियां अपना रहा था। तो ये व्यपगत सिद्धांत के तहत हड़पी गई रियासतें थी। आज की कक्षा है वो यहीं पे समाप्त करते हैं। अगली कक्षा के अंदर अपन आगे बढ़ेंगे। यहां तो किसी प्रकार की कोई समस्या हो तो आप बेझिझक अवगत करवा सकते हो। झांसी से रिलेटेड याद रखना 53 भी लिखा हुआ मिल जाता है, 54 भी लिखा हुआ मिलता है। ठीक है, धन्यवाद, थैंक यू जी। सुशीला जी, अवध कल पढ़ाऊंगा, अवध सुभाष है ना, अवध के बारे में कल पढ़ाऊंगा। ठीक है।